चैप्टर 2 संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में ही मिट्टियाँ हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानें व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बाह्यजात बलों से अनेक परिवर्तन हुए। इन बलों की पृथ्वी पर धरातली व अधरातली आकृति की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भारतीय भूगोल के परिचय 2004 नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्से टूट गए और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट उत्तर में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बाह्यजनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की क्रिया के परिणाम से अस्तित्व में आए हैं। क्या बोल रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृत प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जात और बाह्यजन बलों के और प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम से अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटिफटी है, जो कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर गंगा यमुना नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एलोंग व मेघालय का पठार व पश्चिम में राजस्थान में इसी खंड का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग से स्थित मेघालय व कर्बी एलोंग के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन काल में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनीय क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा नदी व ताप्ती की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ प्रारंभ जैसे अरावली, नल्लामला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी। कौन सी? अरावली, नल्लामला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली व प्रवणता कम है। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ? बंगाल में जो नदियाँ गिरती हैं वो उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा निर्मित डेल्टा उसके उदाहरण हैं। कौन कौन है? महानदी, गोदावरी और कृष्णा। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। कठोर व स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में बाह्यजनिक और अंतर्जातीय बलों की प्रक्रिया से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और छेप थ्रस्ट क्या पाए जाते हैं? बाह्यजनिक बलों की प्रक्रिया के दौरान वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात आदि इत्यादि इसके प्रमाण हैं।
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह भू अभिनतिगत है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से हिमालय और प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों को पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में भू वैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों में जैसे धरातल और भू आकृति दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भू वैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति और उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भू आकृति क्या होती है? भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थिराकृति है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां और महागड्ढे हैं। दक्षिण भारत में एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। यहाँ अपरजित चट्टान खंड और कागारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में यह श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। क्या बोल रहा है? हिमालय में कई समांतर पर्वतश्रेणियां, जिनमें से वृहद हिमालय, पार हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व तक की दिशा फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में घूम जाती है। मिजोरम और नागापुर मणि में पाए ये पहाड़ियाँ हैं उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय धोड़ी भी कहा जाता है, की पूर्व लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, उत्तर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है ना। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? हिमालय एक प्राकृतिक रोधक नहीं, अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण और हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया के हिमालय जैसे भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला के अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं, उच्चावच, पर्वतीय श्रृंखला और संरक्षित दूसरे भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में बांटा जा सकता है। पहला, कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय, हिमाचल व उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय व पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। कश्मीर या उत्तरी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी भाग, जो कि वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग है। कश्मीर क्या है? हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग है, जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। ये एक ठंडा मरुस्थल है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध हिमालयी नदियाँ बोल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बर्निहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खादुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं।
कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है जहाँ पर जाफर खेती होती है। तो वृहद हिमालय में कौन सा है? जोड़चिला। पीर पंजाल में बनिहाल, और जास्कर में फोटुला, लद्दाख में खादुला। ठीक है। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल, वुलर, और लवण वाली झीलें पंगोंग झो और सोमुरिरी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब आदि इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। कश्मीर और उत्तर पूर्वी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरती दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चारा शरीफ यहीं स्थित है। बहुत से तीर्थयात्री यहाँ हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक तथ्य प्राकृतिक झील है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप में विकास में पूर्णावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती हैं। क्या आप कुछ और नदियाँ भू आकृति बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी पूर्णावस्था में करती है? प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुध्रेय, प्रदेश के जो दक्षिण भाग है उसमें अनुध्रेय यानी लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इसमें जम्मू दून और पठान दून प्रमुख हैं। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है जिसका वर्तमान हिस्सा डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा के सहायक यानी काली नदी कौन है? घाघरा के सहायक काली के बीच स्थित, रावी और काली के बीच स्थित है। यह भारत को दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा के द्वारा अपवाहित होती है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज सिंधु की जो सहायक है, और यमुना और घाघरा जो गंगा के सहायक हैं। हिमालय का सुदूर उत्तरी और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। जो हिमाचल है ना, वो हिमालय का सुदूर उत्तरी और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल व स्पीति जिले और लाहौल और स्पीति जिले हैं, वो जिले के स्पीति उपमंडल हैं। हिमालय की तीनों मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल हिमालय या धौलागिरी उत्तराखंड में नाग टिबक कहा जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश शासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक सिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई। इस समय यहाँ पर इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडी कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून शामिल हैं। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृहद हिमालय की चोटियों में भेटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी ऊंचाई पर स्थित घास मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम है जिसका विवरण इस पुस्तक के अध्याय 3 में दे रखा है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी उच्च कोटि और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के उच्च शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भारत विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं पाई जाती हैं।
यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्मयुक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए हैं। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृति पाई जाती है जहाँ उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफ्रू दर्रे तक फैला है। कहाँ से? भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफ्रू दर्रे तक फैला हुआ है। यह पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। कैसी है? दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र में मुख्य चोटियाँ जैसे कांगदू और नामचा बरवा शामिल है। इस पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियां द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित यहाँ की क्या है? इम्पोर्टेंट रिवर है। बारहमासी नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत सी खानाबदोश जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, अम्बोर, मिश्मी, निशी, नागा। कौन कौन सी है? मोनपा, अम्बोर, मिश्मी, निशी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लेश या बर्न क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को स्लेश या बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देश समुदाय ने किया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जा सकता है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, हिमालय पर्वत के इस भाग की पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। जो पूर्वी हिमालय है उसकी कैसी है? उसकी दिशा कैसी है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नाम से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई बोम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम जाना जाता है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ पर अनेक जनजातियाँ झूम व स्थानांतरित कृषि करती हैं। यह ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर व मिजोरम की मुख्य नदी है। बराक किसकी है? मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, मुद्वल और असंगठित चट्टानों की बनी होती है। जो मोलसिस मैदान है वो मुद्वल और असंगठित चट्टानों का बना है। ठीक है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार में बहने वाले इरावदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, जिसकी औसत चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर की है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा सकता है: खादर और बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पतली पट्टी है। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई। भाबर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपद के समांतर फैली हुई। इसके परिणाम से हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े बड़े शेल गोलाश्रम जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसमें लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जो 10 से
20 किलोमीटर पर फैला है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इसी प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती। ये क्षेत्र अनुप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका होता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जड़ों से बना होने का कारण बांगर व खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की पूर्णावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृति जैसे बालू रोधिका। इस मैदान की नदी में पूर्णावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपणा स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी कुप और बाली रोधिका की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र में समय पर बाढ़ आती रहती है। ये नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं को निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान होता है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 1000 मीटर होती है। हरियाणा और दिल्ली राज्य में सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। कौन है सपाट मैदान? सुंदरवन का डेल्टा। हरियाणा व दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली के बीच कौन विभाजक है? सिंधु और गंगा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। यह मैदान उपजाऊ जड़ों मिट्टी के बने हैं। यहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ होता है। जो प्रायद्वीप तो नदी के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ होता है। प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग और तथा काबी एगलोंग का पठार भी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती ही चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो कि पूर्व से प्रभावित होकर नदियों के संबंधित, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों के संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ में टॉर, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश, घाटियाँ, पर्वत, स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वाट जाट भित्तियाँ शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान और निर्जमज, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपने पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत में धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदियाँ, भूखंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाती हैं। चंबल, भिंड, मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार इसके पश्चिम में अरावली घाट, इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पुरी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं।
पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई, इलायची और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट क्या है? ऊंचे हैं, अविरत हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते चली जाती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी डोटा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के द्वारा अपरिदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावाडी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी। पूर्वी घाट अवतरित नहीं है, अविरत नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा अपरदित है। यहाँ पर कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं, जैसे जावदी, पालकोंडा, नल्लाकोंडा, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में बदलते रहते हैं। मध्य उच्च भूभाग पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपूर्णा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों में से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। यहाँ की अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कार्यान्तित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कार्यान्तित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइस आदि की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य भाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। चंबल बनास की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक की है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में यह प्रायद्वीप पठार का एक ही विस्तारित भाग माना जा सकता है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया। बाद में यह नदियों के द्वारा जमा किए जलों के द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और एबी लेंगोंग का पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। असम को कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ का इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सीनी मैग्नाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी पहाड़ों में स्थित है। ये एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिली सेंटीमीटर से कम होती है। परिणाम स्वरूप ये एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हें स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपस्थित परमाणु और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री इलाकों के निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी जाती है। यद्यपि इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसे धरातल स्थिति, भौतिक अपक्षय और पवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति स्थानीय रेतीले टीले,
छत्तक चट्टानें और मरु दक्षिण भाग का है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की और ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो बड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या पलाय में मिल जाती हैं। इन पलाय झीलों का जल खारा होता है, जिसमें नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान आप पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूगर्भीय क्रम आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका, जो किसी समय पश्चिमी तट के मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मुझगांव, JNN जवाहर सेवा, मार्मगोवा, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट पर दक्षिण से केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक और केरल का क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान में मध्य संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए उपयोग किया जाता है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुनामंदा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा बनता है। ऊपरी तट होने के कारण यहाँ पत्तम और पोताश्रय क्रम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रय का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट में कुछ पत्तनों के नाम बताइए। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार में एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। द्वीप समूह भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व में स्थित है। रिची द्वीप समूह और लपथीन द्वीप समूह यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में प्रमुख में दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक जहाज का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ कुछ यहाँ द्वीप असंगठित चट्टान, कंकड़, पत्थर और गोला समूह से बना हुआ है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल और खूबसूरत पुलिन है। यहाँ पर द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यह द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। यह केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के दूर स्थित है। पूरा द्वीप प्रवाल प्रक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप है और इसमें 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बटा है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह में तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अभ्रत गुटिकाएं, सिल्डिंग, गोल्शिमाएं और गोलास पूर्वी समुद्र तट पाए जाते हैं। इस समूह से मुख्य चोटियाँ सैंडल चोटी, उत्तरी अंडमान 778 मीटर, माउंट डिकोली मध्य अंडमान
515 मीटर, माउंट कोयाब दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, माउंट थ्रिलर ग्रेट अंडमान 642 शामिल है।